नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं राजवंश का उपन्यास स्पर्श का दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है और आपको अवश्य पसंद आने वाली है। तो प्रस्तुत है दूसरा भाग। वॉल क्लॉक ने रात्रि के 1 बजने की सूचना दी तो दीपा ने करवट बदली और उठ गई। आंखों में नींद का नाम न था। शाम कमल एवं शिवानी का वार्तालाप उसने सुना था। कमल उससे विवाह करना चाहता था। शिवानी भी यही चाहती थी। यूँ कमल के अंदर उसने कोई बुराई न देखी थी। वह पढ़ा लिखा था, सुंदर था। दोष था तो केवल यह कि वह विकलांग था, किंतु उसका विकलांग होना मात्र एक दुर्घटना थी। फिर भी कमल का निर्णय उसे पसंद न आया था। इस संबंध में उसने कई बार अपने हृदय को टटोलकर देखा था और तब यह पाया था कि वह विजय के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कभी नहीं चाह सकेगी। न जाने प्रीत की ऐसी कौन सी डोरी बंधी थी विजय से। न जाने विजय में ऐसा क्या था कि वह केवल एक ही मुलाकात में हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। दीपा के सामने अब ऐसी कोई व्यवस्था भी न थी जिसके लिए वह कमल से विवाह करती। अब तो अपनी राह उसने खोज ली थी। सोचा था कहीं ना कहीं कोई उसे नौकरी मिल ही जाएगी। तभी कोई पीछे से उसे कंधे पर झुका और धीरे से कहा, क्यों, लगा लिया ना रोग? दीपा ने चौंक कर देखा। यह शिवानी थी, जो हमेशा उसी के साथ सोती थी। शिवानी ने उससे फिर कहा, क्यों, नाम भी नहीं बताएगी उस जालिम का? नींद नहीं आई? दीपा ने पूछा। आई तो थी, फिर तुझे बैठे देखा तो टूट गई। मैं तो यूं ही, सिर में दर्द होगा है ना? हाँ, और दिल में भी। शिवानी हंस पड़ी। तंग ना कर। अभी तक नाराज है क्या? मैंने तो अपने अपराध की क्षमा भी मांग ली थी। वह कोई अपराध ना था, दीपा ने कहा और लेट गई। तभी शिवानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बोली, एक बात पूछनी थी तुझसे। वह क्या? भैया तुझे कैसे लगते हैं? क्यों, यूं ही पूछ बैठी? इसमें पूछने की क्या बात है? अच्छे हैं। न जाने भैया को क्या हो गया है। क्या हुआ? उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? यह तो उनके मन की बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीपा ने शुष्क लहजे में कहा और करवट बदल ली। शिवानी ने उस पर झुककर कहा, तू चाहे तो उन्हें समझा सकती है। ना बाबा, मैं ऐसे किसी पछड़े में नहीं पड़ती, और वैसे भी यह तो उनका अपना निजी मामला है। शिवानी समझ ना पाई कि अपने मन की बात किस प्रकार कहे। उसे यह भी भय था कि कहीं दीपा उसकी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। कुछ क्षणोपरांत वह बोली, एक बात पूछूं? वह क्या? तूने अपने विषय में कुछ सोचा होगा। अभी तो अपने पैरों पर खड़े होने की बात सोची है, उसके पश्चात? यह अभी नहीं सोचा। विवाह तो करेगी? नहीं, जीवन भर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवानी ने कहा, अब नहीं तो फिर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अभी ऐसी आवश्यकता नहीं, कभी होगी तो सोच लूंगी। अब तू मेरा पीछा छोड़ और सोने दे। हूँ, अभी नहीं। देख, मुझे नींद आ रही है। आने दे, मुझे तो तुझ पर प्यार आ रहा है, शिवानी ने कहा और इसके साथ ही उसने दीपा पर झुककर उसके कपोल पर अपने ओंठ रख दिए। दीपा ने उसकी वेड़ी पकड़ ली और बोली, ठहर तो, आज मैं तेरी शैतानी निकालती हूँ। अच्छा बाबा, अब माफ़ कर। दीपा ने उसकी वेड़ी छोड़ दी। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कपूर साहब ने फाइल बंद कर दी, आंखों पर चढ़ी ऐनक को दुरुस्त किया और दीपा से बोले, देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। यह कोर्ट है और यहाँ कोई भी काम पैसे के बिना नहीं होता। आप पैसे का प्रबंध कर लीजिए, फिर मुझे आपका मुकदमा लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंकल, मैंने आपसे कहा ना। दीपा जी, हमारे पेशे में उधार नहीं चलता। अब आप जा सकती हैं। इतना कहकर कपूर साहब फिर उसी फाइल के पन्ने उलटने लगे। दीपा की विवशता आंसुओं में बदल गई, किंतु उसने अपने आंसू बहाए नहीं और कपूर साहब के ऑफिस से बाहर आ गई। इस समय उसके चेहरे पर विचारों का बवंडर था और उलझनों के कारण मस्तिष्क की रगें जैसे एक दूसरे से टकरा टकरा कर टूट रही थीं। उसने तो सोचा था कि उसे नौकरी मिल जाएगी और इस प्रकार उसे मुकदमा लड़ने में कोई दिक्कत ना होगी, किंतु शायद नौकरी मिलना इतना आसान न था। दीपा समझ ना पा रही थी कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे, कहाँ से लाए पैसा, किस प्रकार मुकदमा लड़े विजय का, किस प्रकार बचाए अपने प्यार को। दीपा का दिल चाह रहा था कि वह अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोए, इतना रोए कि उसके अंतर्मन में एक भी पीड़ा ना रहे। कोर्ट से निकलकर भी वह यही सब सोचती रही और निरुद्देश्य सी आगे बढ़ती रही। सहसा पीछे से आता एक ऑटो रिक्शा उसके निकट आकर रुका।
दीपा चौंककर एक ओर हट गई। तभी किसी ने उसे संबोधित किया, सुनिए। दीपा रुक गई। मुड़कर देखा, यह कमल था जो ऑटो रिक्शा में बैठा उसे पुकार रहा था। दीपा ने पल भर के लिए कुछ सोचा और कमल के निकट आकर बोली, ओह, आप कहाँ से आ रही हैं? दीपा को झूठ कहना पड़ा। यहीं कोर्ट रोड पर एक कंपनी है। समझा, सान्याल प्राइवेट लिमिटेड होगी। शायद। बात बनी? नहीं। फिर आप एक काम कीजिए। वह क्या? मेरे ऑफिस चलिए। वह क्यों? दीपा ने चौंककर पूछा। मैंने सोचा है इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप वहीं काम करें। इस प्रकार आपका मन भी लगा रहेगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कमल बोला। शिवानी क्या चाहती है? शिवानी भी यही चाहती है। थोड़ा प्रयास और कर लूँ, उसके पश्चात देख लूँगी। आप तो ऑफिस जा रहे होंगे? हाँ, किंतु आप कहें तो। नहीं, अभी मैं घर न जाऊँगी। शाम तो होने को है। अभी कहाँ, 4 ही तो बजे हैं। फिर भी आपको जल्दी घर पहुँचना चाहिए। आकाश में घटाएं घिरी हैं, वर्षा की संभावना है। जी। दीपा ने केवल इतना ही कहा और आगे बढ़ गई। कमल का ऑटो रिक्शा वहाँ कब तक रुका यह उसने जानने की कोशिश न की। चलते चलते उसके सामने फिर वही उलझन आ गई और जब उलझनें किसी प्रकार भी न सुलझी तो उसने अपने आप से प्रश्न किया, तो क्या उसे कमल का प्रस्ताव मान लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए उससे? किंतु हृदय ने कहा, यह तो विजय के साथ विश्वासघात होगा। क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि उसे धोखा दे सको? विजय को बचाने का अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। कपूर साहब को मुकदमे से पहले ही 2000 रुपये चाहिए। इतने रुपयों का प्रबंध मैं कहाँ से करूँगी? और यदि रुपयों का प्रबंध ना हुआ तो? इस प्रकार दीपा का हृदय भी उलझकर रह गया। तभी एकाएक बादल गरजे, दूर कहीं बिजली गिरी और वर्षा आरंभ हो गई। सांझ अभी ढली ना थी, किंतु वर्षा के कारण अभी से अंधकार के साए फैलने लगे थे। कमल ने लौटते ही शिवानी से दीपा के विषय में पूछा। शिवानी बोली, नानी जी बीमार हो गई हैं। क्या मतलब? भीग गई थी, मैंने छूकर देखा तो जिस्म तवे की भांति तप रहा था। चाय भी नहीं पी। क्यों? कहती थी मन ठीक नहीं। किंतु चाय से मन का क्या संबंध? पूछकर देखिए। हाँ, पूछना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर कमल ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और दूसरे कमरे में आ गया। दीपा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद थीं, शायद सो रही थी। कमल उसे ध्यान से देखने लगा। दीपा वास्तव में इतनी सुंदर थी कि उससे अधिक सुंदरता की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। गुलाब की पंखड़ियों की भांति एक दूसरे से जुड़े उसके ओंठ, लालिमा युक्त पारदर्शी कपोल और झील सी आंखें, तकिए पर फैले उसके रेशमी केश तो इतने सुंदर थे कि देखते ही काली घटा का भ्रम होता। यह सब देखते देखते कमल के हृदय में आंदोलन सा छिड़ गया। भावनाएं मचल मचल उठीं और रक्त में कोई तूफान सा चीख उठा। दिल में आया अभी नीचे झुके और दीपा के मधु भरे सुर्ख ओठों पर एक चुंबन अंकित कर दे। तभी शिवानी कमरे में आ गई। उसने एक नज़र दीपा पर डाली और फिर कमल से पूछा, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं शिवा, कमल ने चौंककर कहा। चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो चोरी करते पकड़ा गया हो। शिवानी फिर दीपा पर झुक गई और उसके मस्तक पर फैले बालों को पीछे हटाने लगी। एकाएक वह चौंक गई। बुखार के कारण दीपा का जिस्म तवे की भांति तप रहा था। पीछे हटकर उसने कमल से कहा, भैया, दीपा को तो बहुत तेज बुखार है। तू ऐसा कर, चौराहे से डॉक्टर खान को ले आ। वर्षा भी अब रुक गई है, जल्दी कर, कमल ने कहा। शिवानी तुरंत तैयार हो गई और चली गई। उसके चले जाने पर कमल ने अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाई और दीपा के मस्तक को छूकर देखा। शिवानी ने झूठ ना कहा था, दीपा को वास्तव में तेज बुखार था। कमल ने उसे पुकारा, दीपा। दीपा ने आंखें खोल दी, पुतलियां घुमाकर कमल को देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। कमल ने फिर कहा, मैंने कहा था ना, जल्दी घर चली आना, वर्षा की संभावना है। शिवा कहाँ है? दीपा के होंठ खुले, धीरे से पूछा। डॉक्टर को लेने गई है। व्यर्थ ही कष्ट किया उसने। कष्ट कैसा? यह तो फर्ज था। आपने मेरे प्रस्ताव पर ध्यान दिया? प्रस्ताव कौन सा? मैंने कहा था ना, आप मेरे ही ऑफिस में काम करेंगी। नहीं, यह ठीक नहीं। लेकिन क्यों? मन की बात है। कमल को आघात सा लगा। बोला, अर्थात नहीं चाहती कि विवशता भी है। वह क्या? यह ना बता सकूंगी, दीपा ने कहा और बिस्तर से उतर गई। कमल ने कहा, लेटी रहिए ना, आपकी तबीयत। अब ठीक हूँ, दीपा ने धीरे से कहा और बाहर चली गई। कमल को फिर आघात सा लगा। मन में कई प्रश्न चीख उठे। क्या दीपा को उसके साथ अकेले में बैठना पसंद नहीं?
क्या दीपा के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं? क्या क्या दीपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? हाँ, शायद ऐसा ही था। और इन सब बातों के पीछे मुख्य कारण यह था कि वह विकलांग था। विकलांग सोचते ही कमल के अस्तित्व में पीड़ा की लहर सी उठी। उसके पश्चात वह कमरे में ना रुका और व्हील चेयर के पहिए घुमाता हुआ बाहर चला गया। फिर वही विवशता, फिर वही उलझनें और फिर दुर्भाग्य की वही परछाइयाँ। कई दिन बीत गए। दीपा ने अनेक दफ्तरों के चक्कर लगाए, किंतु नौकरी उसे न मिली। इन उलझनों के कारण उसके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था। अब वह बाहर से लौटकर रसोई का कुछ काम न देखती और अपने कमरे में चली जाती। कमल तो उससे कुछ कहने का साहस ही न जुटा पाता। शिवानी कुछ कहती तो वह तबीयत खराब होने का बहाना बना देती। अंततः एक शाम जब दीपा बाहर से लौटी तो शिवानी स्वयं को रोक न सकी और उससे बोली, दीपा, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, ना तो तू ठीक से खाना खाती है और ना ही सो पाती है। यहाँ तक कि तू मुझसे और भैया से भी बोलना पसंद नहीं करती। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? अतीत की पीड़ाएं हैं जो बेचैन कर डालती हैं। अतीत तो बीत चुका है, किंतु उसकी स्मृतियाँ तो अब भी दुख देती हैं। दुख तो बांटे भी जा सकते हैं, सभी दुख एक जैसे नहीं होते। किंतु तेरे इन दुखों ने मुझे और भैया को कितना दुखी कर रखा है, यह तू नहीं जानती। एक बात मानेगी? वह क्या? दीपा ने पूछा। खिड़की के सामने वह आकाश पर फैली लालिमा को देख रही थी। अपना वह हाथ किसी के हाथ में दे दे, शिवानी ने कहा। इससे क्या होगा? तेरी पीड़ाएं मिट जाएंगी। वर्तमान की खुशियों को गले लगाएगी तो अतीत भी याद ना रहेगा। कौन थामेगा मेरा हाथ? शिवानी को उसके इस वाक्य से प्रसन्नता हुई। वह बोली, पगली, तू इतनी सुंदर है कि तुझे तो कोई भी अपना सकता है। तू एक बार मुंह से हाँ तो कर, फिर देख तुझे किस प्रकार सजा संवार कर दुल्हन बनाती हूँ। दीपा ने दीर्घ निश्वास ली और बोली, हाँ, अब तो यह सब करना ही पड़ेगा शिवा, बनना ही पड़ेगा दुल्हन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी तो नहीं। जिंदगी ने नाटक ही इतना भयानक खेला है कि सब कुछ सहना ही पड़ेगा। दीपा के इन शब्दों में अथाह पीड़ा थी। शिवानी उसके मन की पीड़ा ना जान सकी और उसे अपनी ओर खींचकर बोली, तो फिर एक बात मान। वह क्या? इस घर से सदा के लिए अपनेपन का नाता जोड़ ले। क्या मतलब? लक्ष्मी बन जाए इस घर की। तेरा मतलब है? हाँ, मेरा संकेत भैया की ओर है। बहुत चाहते हैं तुझे, कई बार कह चुके हैं मुझसे। तू क्या चाहती है? मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहती हूँ, तेरे रहने से यह घर स्वर्ग बन जाएगा। हमेशा खुशियों के फूल खिलेंगे इस आंगन में। क्या क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा शिवा? पगली, कैसी बातें करती है? इतना कहकर शिवानी ने दीपा के गाल पर स्नेह से हल्की सी चपत लगाई और उसके उपरांत वह खुशी खुशी कमरे से बाहर चली गई। किंतु दीपा के चेहरे पर कोई खुशी न थी। शिवानी के जाते ही उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकी और फिर यह आंसू उसके कपोलों पर उतर आए। काश शिवानी ने उसके यह आंसू देखे होते। काश किसी ने उसकी पीड़ा और विवशता को समझा होता। दूसरी ओर शिवानी तुरंत कमल के कमरे में पहुंची और उसकी व्हील चेयर थामकर बोली, भैया, आज बुधवार ही है ना? क्यों? कमल ने अनमने ढंग से पूछा। व्हील चेयर पर बैठा वह किसी पुस्तक के पृष्ठ उलट रहा था। और शिवानी फिर बोली, सुना है बुधवार का दिन आपके लिए बहुत शुभ होता है। नहीं शिवा, अब ऐसा नहीं। अब तो मुझे अपना हर दिन अशुभ नजर आता है। भैया, आप तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। आप यह क्यों नहीं सोचते कि प्रत्येक रात के पश्चात सुबह का उजाला अवश्य आता है? और मैं ये कहने आई हूँ कि आपके जीवन में उजाला आ चुका है। अच्छा, वह क्यों कर? कमल ने पुस्तक बंद कर दी और पूछा। यो ना बताऊंगी। और पहले मेरा इनाम। वाह, यह खूब रही। बात से पहले इनाम? मर्जी आपकी, नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं इनाम से पहले को कोई बात ना बताऊंगी। चलो उधार मान लो। प्रॉमिस? एकदम पक्का। तो सुनिए, शिवानी ने कमल के कान में कहा, दीपा को मैंने भाभी बना लिया है। भाभी अर्थात आपके आंगन की गृहलक्ष्मी। क्या? कमल चौंक पड़ा। ओठों पर खुशियों की मुस्कुराहट फैल गई। हाँ भैया, दीपा ने मेरी बात मान ली है। बस अब तो आप जल्दी से विवाह की तैयारी कीजिए। कमल कुछ न कह सका और शिवानी हंसते हुए बाहर चली गई। फिर वही मंजर, फिर वही तड़प और फिर वही पीड़ाएं। दीपा मूर्तिमान सी सलाखों के पीछे खड़े विजय को देख रही थी। कुछ ही समय में वह वर्षों का बीमार नजर आता था। आंखें अंदर को धंस गई थीं और उसके कामदेव जैसे चेहरे पर मैल की इतनी परतें जम चुकी थीं कि पहचाना ना जाता था।
विजय को देखते देखते दीपा का हृदय भर आया। मन के किसी कोने में धुंधली सी खुशी भी थी और दर्द का सागर भी। अपनी बेबसी से लड़ते लड़ते वह इतनी थक चुकी थी कि उसने कमल से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। उसे खुशी थी कि वह कमल की पत्नी बनकर बड़ी सरलता से विजय का मुकदमा लड़ सकेगी। किंतु दुख यह था कि उसने विजय के संबंध में जो अपने सपने संजोए थे वे सब टूटकर बिखर गए थे। उसके अंदर तो इतना साहस भी न था कि वह अपना यह निर्णय विजय को बता पाती। जानती थी सहन न कर पाएगा वह। शायद उसके हृदय में जीने की एक भी लालसा शेष न रहेगी। लेकिन विजय को बचाने के लिए अपनी भावनाओं का परित्याग तो उसे करना ही था। विजय के सामने खड़ी दीपा अब भी यही सोच रही थी। वह समझ न पा रही थी कि जो कुछ होने वाला है उस पर ठहाका लगाए अथवा आंसू बहाए। तभी विजय ने अपनी आवाज में उसे झंझोड़ दिया। वह कह रहा था, दीपा, तुम्हारी यह खामोशी और उदासी बता रही है कि मेरी तरह तुमने भी परिस्थितियों से हार मान ली है। तुमने भी समझौता कर लिया है अपने दुर्भाग्य से। नहीं विजय, दीपा बोली, मैंने हार नहीं मानी और हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे आज भी यह आशा है कि तुम बरी हो जाओगे। मैंने इस संबंध में कई वकीलों से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि तुम्हें कुछ ना होगा। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। मैं तो खैर जेल में हूँ, इसलिए स्वास्थ्य गिर गया है। किंतु तुम तो खुली हवा में हो, फिर तुम्हारा स्वास्थ्य क्यों गिर गया? क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियों ने तुम्हें थका दिया है? नहीं विजय। खैर, विजय ने सलाखें थाम ली। दीपा की आंखों में देखते हुए बोला, अब मेरी एक बात मान लो। वह क्या? अपने लिए किसी साथी का चुनाव कर लो। वह विजय। दीपा की आवाज़ कांप गई। आवाज़ के साथ साथ उसका हृदय भी कांप कर रह गया। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय को उसके निर्णय का पता चल गया हो। विजय फिर बोला, दीपा, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन के रास्ते बहुत लंबे होते हैं। अकेली चलोगी तो थक कर गिर जाओगी, और फिर यह संसार भी तो ऐसा है कि किसी को अकेले नहीं जाने देता। पग पग पर गिद्ध बैठे हैं यहाँ। विजय प्लीज़, दीपा तड़प कर बोली, भगवान के लिए मुझसे यह सब ना कहो। ना कहो विजय। तुम नहीं जानते कि यह सुनकर मुझ पर क्या बीतती है, कितनी तड़प उठती है हृदय में। तुम समझती नहीं हो दीपा। मैं समझना भी नहीं चाहती विजय। कुछ और कहो। हाँ, एक बात कहनी है। वह क्या? उस दिन तुम कह रही थी कि जब पापा का खून हुआ तो वहाँ कोई तीसरा और था। दीपा ने चौंकर पूछा, तुम जानते हो उसे? जानते तो नहीं, केवल संदेह है। सोनपुर के चौधरी को तो तुम जानती होगी। दरअसल पापा और चौधरी के बीच पिछले कई वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही थी। झगड़ा किसी जमीन पर था और आज से 1 वर्ष पहले हरिया भी चौधरी के पास ही काम करता था। दीपा यह सुनकर चौंक गई। उसे याद आया उस दिन हरिया ही चौधरी को लेकर आया था। विजय कहता रहा, मुझे संदेह है कि कहीं हरिया चौधरी से ना मिल गया हो और पापा का खून चौधरी ने ही ना किया हो। लेकिन मैं जानता हूँ इस संबंध में तुमसे कुछ ना हो सकेगा। चौधरी वैसे भी ठीक आदमी नहीं। दीपा ने कुछ ना कहा। विजय फिर बोला, तुम तो उसके पश्चात सोनपुर गई ना होगी। अब मेरा उस नरक से कोई संबंध नहीं। दीना के परिवार में और भी कोई था? नहीं। उसके पास संपत्ति तो होगी, यह मैं नहीं जानती। तभी मुलाकात का समय समाप्त हो गया। यह सुनकर दीपा के हृदय को आघात सा लगा और वह विजय का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, विजय, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? मेरे साथ? हाँ, जेल में। पगली, दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ विजय ने कहा, भला ऐसा भी कभी हुआ है? और वैसे भी जेल तो अपराधियों के लिए होती है, और जिसने अपने जीवन में कोई अपराध ही ना किया हो। अपराध तो मैंने भी किया है विजय। वह क्या? चाहा है तुम्हें, तुमसे प्यार किया है। विजय छटपटा कर रह गया और तभी संतरी ने उसे पीछे हटा दिया। दीपा की आंखें सावन भादों बन गईं। ना कोई बारात सजी, ना कहीं शहनाई बजी, और 2 दिन पश्चात ही दीपा दुल्हन बन गई। केवल फेरों की रस्म अदा हुई थी और कमल के दोस्तों ने वर वधू को मुबारकबाद दी थी। इस अवसर पर कमल के मित्रों ने कह कहे भी लगाए थे और तरह तरह के तोहफे भी दिए थे। किंतु इनमें से शायद ही किसी ने दीपा की विवशता और पीड़ा को समझा हो। संध्या होते होते कमल के मित्र एवं शिवानी की सहेलियां विदा हो गईं। तभी शिवानी ने कमरे में आकर एक डिब्बा तीफा के हाथों में थमा दिया और कहा, भाभी, यह तोहफा मम्मी की ओर से। दीपा ने कुछ ना पूछा, केवल प्रश्नवाचक नज़रों से डिब्बे को देखती रही। शिवानी फिर बोली, अपने अंतिम क्षणों में मम्मी ने यह डिब्बा मुझे दिया था। कहा था, कमल दूसरा विवाह करे तो यह जेवर बहू को दे देना।
वैसे तो इन जेवरों पर उषा भाभी का ही अधिकार था, किंतु क्योंकि भैया ने प्रेम विवाह किया था और उषा का घर की बहू बनना उन्हें बिल्कुल पसंद ना था, अतः ये जेवर उषा को ना मिल पाए थे। किंतु आज इन पर उषा का नहीं, तुम्हारा अधिकार है, संभाल कर रखना। दीपा ने फिर भी कुछ ना कहा, किंतु जेवरों का डिब्बा देखकर एकाएक एक विचार उसके मस्तिष्क में कौंध गया। उसने सोचा यदि उसे कमल से कुछ ना मिला तो वह इन जेवरों को बेचकर विजय का मुकदमा लड़ सकेगी। तभी शिवानी ने उसके हाथों से डिब्बा लेकर मेज पर रखा और खोल दिया। दीपा की आंखें चौंधिया गईं। डिब्बे के अंदर पुराने ढंग के कई जेवर जगमगा रहे थे। अच्छे हैं ना भाभी? शिवानी ने पूछा। शिवा, दीपा बोली। तू मेरा नाम नहीं ले सकती क्या? अब यह सब ठीक नहीं। अब तुम लक्ष्मी हो इस घर की, लेकिन तेरे लिए तो समय के साथ रिश्तों का बदलना जरूरी होता है। इतना कहकर शिवानी ने डिब्बा बंद कर दिया और बोली, अब चलूं, तुम्हारा कमरा भी ठीक करना है, नहीं तो कहेगी कि शिवा ने मेरे लिए कुछ ना किया। और हाँ, एक बात और सुन लो, अभी कुछ समय तक तुम घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाओगी। क्यों? यह हमारे वंश की परंपरा है। ठीक, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए शिवानी ने दीपा के कपोल का एक चुम्बन लिया और हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई। दीपा कुछ क्षणों तक तो बाहर की दिशा में देखती रही और फिर उसकी नज़रें सामने रखे डिब्बे पर जम गईं। दीपा के विचार में जेवरों की कीमत 50,000 रुपये से कम ना होगी। सोचते हुए उसने डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाया, किंतु तभी शिवानी ने अंदर प्रवेश किया और उसे आते देखकर दीपा ने शीघ्रता से हाथ पीछे खींच लिया। शिवानी के हाथ में एक लिफाफा था। समीप आकर उसने लिफाफा दीपा को थमाया और बोली, तुम्हारा यह तोहफा तो रह ही गया था भाभी। क्या है इसमें? वे रुपए जो भैया के मित्रों ने दिए हैं, 2,500 होंगे। दीपा को लिफाफा पाकर खुशी हुई। उसे याद आया कपूर साहब ने उस फीस के रूप में 2,000 रुपये मांगे थे। दीपा ने सोचा इसमें से 2,000 रुपये वह कपूर साहब को दे देगी और शेष अन्य काम में काम आ जाएंगे। कमाल है भाभी, तुम तो ना जाने किन सोचों में गुम हो गई, एकाएक शिवानी ने कहा और दीपा पत्ते की भांति काम गई। चेहरे पर ऐसे भाव फैल गए जैसे उसे चोरी करते पकड़ लिया गया हो। भाभी, शिवानी फिर बोली। खाना तो अभी खाएंगी ना? नहीं शिवा, मन नहीं है। मन को क्या हुआ, यह तो वही जाने। तभी कमल ने शिवानी को पुकारा और उसे बाहर जाना पड़ा। दीपा हाथ में थमे लिफाफे को देखती रही। शिवानी ने दीपा के कमरे को अपने हाथों से सजाया था। कमरे में कई स्थानों पर ताज़ा फूलों के गुलदस्ते रखे थे और बिस्तर पर चंपा और चमेली की कलियां मुस्कुरा रही थीं। किंतु दीपा का ध्यान इन सब की ओर न था। सुर्ख जोड़े में लिपटी वह अपनी ही किन्हीं सोचों में गुम खिड़की से बाहर देख रही थी। आकाश में चांद न था, स्याह अंधेरे रात थी और दीपा इस अंधकार से अपने जीवन की तुलना कर रही थी। आज तक अंधेरों में ही तो जी थी वह, कभी कोई खुशी न देखी, कभी कोई उजाला न देखा। उन अंधेरों से घबराकर वह सोनपुर से निकली तो अंधेरों के सायों ने फिर उस भी साथ न छोड़ा। विजय के मिल जाने से एक खुशी मिली थी। उसके मन में आशाओं की किरण चमकी थी। सोचा था विजय उसके जीवन को उजालों से भर देगा, किंतु फिर वही हुआ। आशाओं ने सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया और उजाले की किरणें फिर उसी अंधकार में विलीन हो गईं। जिंदगी ने फिर करवट बदली। दुर्भाग्य ने उसे एक बार फिर छला और उसे अपनी तमाम आशाओं को कुचलकर कमल से विवाह करना पड़ा। सच तो यह था कि वह विवशताओं एवं परिस्थितियों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे निकलने का अन्य कोई मार्ग न था। विजय को बचाना आवश्यक था उसके लिए, इसलिए नहीं कि वह उसे मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए नहीं कि वह उसके जीवन का सबसे पहला प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि विजय ने उसकी आबरू बचाई थी। इसलिए क्योंकि विजय ने न सिर्फ उसे बचाने के लिए अपने पिता से झगड़ा किया था, जेल भी चला गया था। दीपा यह भी सोच रही थी कि भले ही उसने केवल विजय को बचाने के लिए ही कमल से विवाह किया था, किंतु ऐसा करके उसने विजय के साथ विश्वासघात भी किया था। तभी उसकी विचारधारा भंग हुई। उसने देखा व्हील चेयर के पहिए घुमाते हुए कमल ने अंदर प्रवेश किया। कमल को सहारा देने के लिए दीपा को बिस्तर से उतरना पड़ा। उसने आगे बढ़कर द्वार बंद किया और कमल को सहारा देकर बिस्तर पर बैठा लिया। कमल ने बैठते ही दीपा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, एक बात पूछूं? पूछिए, कैसा लगा यह सब? क्या यह विवाह, तुम्हारा संयोगवश यहाँ आना और विवाह बंधन में बंध जाना? यह संयोग न था, और कुछ परिस्थितियाँ और कुछ मेरी विवशताएं। विवशताएं क्यों?
जीवन का सफ़र अकेले न कटता। ओह। कमल को दीपा के इस उत्तर से आघात सा लगा। उसने दीपा का हाथ छोड़ दिया और बोला, किंतु मेरी चाहत, मेरा प्रेम, यह आपकी भावनाएं थी, मेरी नहीं। तो क्या मैं यह समझूं कि तुम्हारी कोई इच्छा न थी? जो बीत चुका है आप उसे क्यों दोहरा रहे हैं? दीपा ने कहा। फिर एक पल रुककर वह बोली, और वैसे भी संसार में प्रत्येक दिन इतनी शादियां होती हैं, क्या सभी शादियां लड़के लड़की की इच्छा से होती हैं? क्या यह आवश्यक होता है कि विवाह से पूर्व एक दूसरे को पसंद करते हों अथवा चाहते हों? यह तो है, कमल बोला। फिर भी जिससे विवाह का बंधन बांधा जाए उसके हृदय में अपने साथी के लिए प्रेम की भावना ना हो, यह भी तो ठीक नहीं। खैर छोड़ो, फिलहाल तो सोचने की बात यह है कि हमने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। आज हमारे मिलन की पहली रात है। दीपा मौन चेहरा झुकाए रही और कमल फिर बोला, आज की इस रात को हमें यह वादा करना चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। दीपा ने पूछा, इस संबंध में बेईमानी क्या हो सकती है? कमल को इस प्रश्न का उत्तर न सूझ सका। साथ ही उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसे दीपा से ऐसी बात ना कहनी चाहिए थी। अतः बात बदलकर वह बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि हम एक दूसरे को जीवन भर यूं ही चाहते रहेंगे। वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर उसने दीपा को अपनी ओर खींच लिया और बोला, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। वैसे एक बात कहूँ। वह क्या? तुम्हारे आने से मेरा यह घर उजालों से भर गया है। यूँ लगता है मानो आकाश का चांद हमारे आंगन में उतर आया हो। पहले क्या था? घोर अंधकार, निराशा की बदलियाँ और पीड़ाएं, कमल ने कहा। इसके पश्चात दीपा के कपोलों को अपनी हथेलियों में लेकर वह बोला, सच कहता हूँ, जीना कठिन हो गया था मेरे लिए। इतनी पीड़ाएं थीं कि हर पल बेचैनी बनी रहती, और ऊपर से वह अतीत जब भी अवसर मिलता वार कर बैठता। उषा की वजह से? दीपा बोली। हाँ, उसी की वजह से। बहुत चाहता था मैं उसे। उसकी स्मृतियां मेरे हृदय में इतने गहरे तक समा गई थीं कि लाख प्रयास करने पर भी उन्हें निकाल ना सका। फिर चली क्यों गई वह? विचारों में असमानता आ गई थी। मुझे सादगी पसंद थी और वह किसी पंछी की भांति आकाश में उड़ना चाहती थी। प्रतिदिन शॉपिंग, सिनेमा और क्लब, इन सब बातों के कारण दूरी बढ़ती गई। और फिर एक दिन वह आया जब वह मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गई। विवाह कर लिया होगा शायद, और आपका बेटा, उसे भी ले गई। खैर, यह तो बीती हुई कहानी है, दोहराने से कोई लाभ नहीं। बीती हुई राहों को भूल जाना ही ठीक रहता है। इतना कहकर कमल लेट गया और दीपक को बाहों में भरकर बोला, आओ देखें यह रात हमारे लिए क्या लेकर आई है। कहते हुए कमल ने अपने ओठ दीपा के ओठों से सटा दिए। दीपा ने घबराकर आंखें मूंद दी। यूं लगा मानो वह विवशताओं के कोहरे में फंस गई हो। फिर कई दिन बीत गए। कमल तो सुबह ही अपने ऑफिस चला जाता था, किंतु क्योंकि शिवानी घर ही रहती थी, अंततः दीपा को घर से बाहर जाने का अवसर ना मिला। किंतु एक सप्ताह बाद वह अवसर उसे मिल गया। शिवानी को अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी दिन में थी, अतः वह सुबह ही तैयार हुई और चली गई। दीपा को उसके जाने से प्रसन्नता हुई। अब उसके पास कई घंटों का समय था। इतने समय में वह कपूर साहब एवं विजय दोनों से मिल सकती थी। कमल को भी 5 बजे के बाद ही लौटना था, अतः वह शीघ्रता से तैयार हुई और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कोर्ट आ गई। कोर्ट आकर वह कपूर साहब से मिली और उसने पर्स से निकालकर 2000 के नोट उनके सामने रख दिए। यह है, कपूर साहब ने उससे पूछा, आपकी फ़ीस। अच्छा अंकल, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल ही विजय से मिलूंगा और पूरी फाइल देख लूँगा। अंकल, मेरा मतलब था कि वह बरी तो हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे दीपा जी, आप चिंता ना करें। थैंक यू अंकल, दीपा ने कहा। और उसके उपरांत जब वह कपूर साहब के ऑफिस से बाहर निकली तो उसे अनुभव हुआ मानो उसके हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उसे विजय से मिलना था। लगभग 1 घंटे पश्चात वह जेल पहुंची। मुलाकात करने वाले कक्ष में खड़े विजय की आंखों में आज भी निराशा के भाव थे। दीपा ने उससे पूछा, कैसे हो विजय? अभी तो जिंदा हूँ दीपा, विजय ने निराशा से कहा। किंतु एकाएक उसकी नज़र दीपा की मांग में भरे सिंदूर और ललाट पर चमकती बिंदी पर पड़ी और वह चौंक कर बोला, लेकिन यह सब क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और हाथों में कंगन। ओह! दीपा कांप सी गई। इस ओर तो उसका ध्यान ही ना गया था। उसने तो सोचा भी ना था कि उसकी मांग के सिंदूर को देखकर विजय के मन में शंकाओं का तूफान चीख सकता है।
किंतु अगले ही क्षण उसे एक बात सूझ गई और वह बोली, यह सब तुम्हारा ही है विजय, तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही। यह बिंदिया, यह सिंदूर और कंगन। लेकिन तुमने तो मुझसे विवाह कर लिया है विजय। दीपा ने फिर झूठ का सहारा लिया और कहा, तुम्हें मन ही मन अपना देवता माना और विवाह कर लिया। सिंदूर भर लिया तुम्हारे नाम का, माथे पर बिंदिया सजाई और तुम्हारी प्रीत के कंगन भी पहन लिए। दीपा। विजय की आवाज़ कांप गई। दीपा कहती रही, कुंवारी रहकर जीना कठिन हो गया था मेरे लिए। जहाँ काम करती हूँ वहाँ के लोग भी विचित्र सी नज़रों से देखते, और जब संसार की कामुक नज़रें मुझसे सहन ना हुई तो मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा, मस्तक पर बिंदी लगाई और स्वयं को शादीशुदा घोषित कर दिया। यह सुनकर विजय पीड़ा से चीख उठा, यह तुमने क्या किया दीपा? तुम जानती हो मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं इस चार दीवारी से बाहर भी आ सकूंगा, यह भी कोई निश्चित नहीं। फिर तुमने मेरे नाम का सिंदूर क्यों सजा लिया दीपा? मेरे नाम के कंगन क्यों पहन लिए? ये कंगन तो नकली हैं विजय, सिंदूर तो असली है, ये बिंदिया तो असली है दीपा। विजय। दीपा उससे अधिक न कह सकी और सिसक उठी। विजय ने मजबूरी से सलाखें थाम ली, तड़प कर बोला, दीपा, तुम्हारे मन की दुर्बलता मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ तुमने किया है वह मेरे हृदय के लिए बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा उपकार है तुम्हारा मुझ पर, और यह ऐसा कर्ज है जिसे मैं इस जन्म में कदापि ना उतार सकूंगा। शायद जीना कठिन हो जाएगा मेरे लिए, मरना भी चाहा तो मर भी ना पाऊंगा। जीवन एवं मृत्यु के बीच फिसकर रह जाएगी मेरी समस्त भावनाएं। विजय। दीपा ने आंसू पोंछ लिए और बातों का विषय बदलकर बोली, मैंने तुम्हारा मुकदमा कपूर साहब को सौंप दिया है, फीस के कुछ रुपए भी उन्हें दे दिए हैं। उनका कहना है तुम साफ छूट जाओगे, तुम्हें कुछ ना होगा। दीपा, तुम वास्तव में पागल हो। यूँ लगता है मानो तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य किसी भी बात का ध्यान नहीं। न जाने फीस के रुपए किस प्रकार जुटाए होंगे। अगले सप्ताह मुकदमे की तारीख है। दीपा ने विजय की बात पर ध्यान न देकर अपनी बात कही, और मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि निराश मत होना, हार मत मानना जिंदगी से। अब तो जीतना ही पड़ेगा दीपा, अपने लिए ये ना सही किंतु तुम्हारे लिए तो ईश्वर से कहना ही पड़ेगा कि वह मुझे जिंदा रखे। क्या करूँ, तुमने रिश्ता ही ऐसा जोड़ा है जो मरने के पश्चात ही टूट सकता है। दीपा ने कुछ न कहा। उसी समय मुलाकात का समय समाप्त हो गया और विजय पीछे हट गया। दीपा ने देखा उसकी आंखों में आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें छिलमिला रही थीं। दीपा अपनी सोचों की धुंध में कुछ इस प्रकार फंसी कि उसे घर पहुंचने का पता ही ना चला। उसकी विचारधारा तो तब भंग हुई जब ऑटो रिक्शा चालक ने उससे कहा, मेम साहब, D112 आ चुका है, और इसके पश्चात ऑटो रिक्शा रुक गया। रिक्शा रुकते ही दीपा ने नज़रें उठाकर दाईं ओर देखा। घर आ चुका था, किंतु अगले ही क्षण वह सिर से पांव तक कांप गई और उसके चेहरे पर ऐसे भाव फैल गए जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा हो। एक ऑटो रिक्शा पहले से ही गेट के सामने खड़ा था, और यह वही ऑटो रिक्शा था जो कमल को ऑफिस से घर लाता था। ऑटो रिक्शा बाहर इसलिए था क्योंकि वह गेट का ताला लगाकर गई थी। दीपा समझ ना पा रही थी कि कमल आज 3 बजे ही क्यों लौट आया था, जबकि वह 5 के पश्चात ही घर लौटता था। तभी चालक ने उसे फिर संबोधित किया, मेम साहब। हाँ, 20 रुपये, चालक ने कहा तो दीपा ने शीघ्रता से 20 रुपये का एक नोट उसकी हथेली पर रखा और बाहर आ गई। आगे बढ़कर उसने देखा कमल ऑटो रिक्शा में बैठा था और उसका चालक बाहर खड़ा हुआ सिगरेट फूंक रहा था, किंतु दीपा ने ऐसा जाहिर नहीं किया कि उसने कमल को देखा हो। उसने तुरंत गेट खोला और चलकर कमरे में आ गई। घबराहट व एवं बेचैनी के भाव उसकी आंखों में अभी भी झांक रहे थे। कुछ देर पश्चात कमल भी व्हीलचेयर के पहिए घुमाता हुआ कमरे में आ गया और दीपा के समीप पहुंचकर बोला, हेलो दीपा। ओ आप? दीपा ने चौंकने का अभिनय किया, उठकर बोली, आप कब आए? ठीक 2:30 पर, अर्थात 2:30 बजे। ऑफिस में काम ना होगा? काम तो था किंतु काम में मन न लगा। क्यों? दीपा ने पूछा और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। कमल बोला, अपनी प्यारी प्यारी दुल्हन की वजह से, किंतु दुर्भाग्य हमारा घर आए तो मैं बाजार चली गई थी। शॉपिंग? नहीं, बस यूं ही, अकेली थी, घर में मन ना लगा। हमसे कह दिया होता। क्या? हम आज ऑफिस ही ना जाते और दिन भर तुम्हारा मन बहलाते। यह ठीक ना था, दीपा ने कहा। इसके पश्चात उसने ब्रश रख दिया और मुड़कर कमल से बोली, चाय तो लेंगे? चाय नहीं, और पहले करीब आओ। दीपा समीप आ गई।
कमल ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर झुकाते हुए वह शरारत से बोला, हमें चाहिए आपके इन ओठों से भरा यह सुख अमृत। शिवा आती होगी। शिवा किसी पार्टी में गई है, वह संध्या से पहले समाप्त ना होगी। तो फिर 2 मिनट ठहरिए। क्यों? चूल्हे पर चाय का पानी रख दूं? यूँ कहिए ना, आप बचना चाहती हैं। बचने का प्रयास भी किया तो जाऊंगी कहाँ? जल की मीन को तो जल में ही रहना पड़ता है। जल में रहने में तो कोई बुराई नहीं, किंतु उषा की भांति आकाश में ना उड़ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिसने अपने जीवन में पीड़ाओं के अतिरिक्त और कुछ न देखा हो, उसे पीड़ा की कल्पना से ही भय लगता है। विश्वास कीजिए, आपको मेरी ओर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं उषा नहीं बल्कि दीपा हूँ। इतना कहकर दीपा ने स्वयं को छुड़ाया और चलकर किचन में आ गई। और लगभग 15 मिनट पश्चात जब वह चाय की ट्रे लेकर कमरे में पहुंची तो उसे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि शिवानी आ चुकी थी। दीपा ने ट्रे बेंच पर रख दी तो शिवानी उससे बोली, आज तो पार्टी में बहुत मज़ा आया भाभी। जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? खाने पीने के पश्चात जब मनोरंजन की बातें चली तो तय हुआ कि वंदना को एक भजन सुनाना पड़ेगा। मगर भजन सुनाना वंदना के भाई दीपक ने, और वह भी यूँ नहीं, वंदना की साड़ी पहनकर। किंतु तभी अंकल आ गए। रंग में भंग हो गया होगा। अरे नहीं, वह ना जाने कहाँ से एक ढोलक उठा लाए और फिर जो गाना बजाना हुआ तो 2 घंटों तक चला। कहते हुए शिवानी हंस पड़ी। ठीक ही तो हुआ, दीपा बोली। बच्चों की खुशी में बड़ों को भी शामिल होना चाहिए। चाय तो लोगी? ना बाबा, मैं तो इतना खा पी चुकी हूँ कि अब तो 2 दिन तक कुछ न खा सकूंगी। शिवानी ने कुर्सी की पुश्त से सटकर कहा और फिर मौन बैठे कमल से बोली, भैया आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर यह मौन? अपने ही काम के विषय में सोच रहा था। अधिक सोचना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको एक चुटकुला सुनाऊं? नहीं, इस समय नहीं, कमल ने कहा और निकट खड़ी दीपा को कनखियों से देखते हुए प्याला उठा लिया। दीपा ने उसे अपनी ओर देखते पाया तो वह शिवानी के निकट बैठ गई और प्याला उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। उसे यह समझते देर न लगी कि कमल केवल उसी के विषय में सोच रहा था। उन दोनों को मौन देखकर शिवानी वहां से चली गई। रात के समय एक ही बिस्तर पर रहते हुए भी कमल एवं दीपा के बीच एक दूरी सी बनी रहती। न दीपा कोई विशेष बात की और न ही कमल ने। लगभग 12 बजे तक दोनों ही बेचैनी से करवट बदलते रहते और फिर सो जाते। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज भी सुबह उठकर कमल जल्दी तैयार हो गया। यूं तैयार तो दीपा को भी होना चाहिए था। विजय के मुकदमे की तारीख थी, किंतु वह समझ ना पा रही थी कि शिवानी के रहते घर से किस प्रकार निकले। विजय के संबंध में वह किसी से कुछ बताना ना चाहती थी। किचन में नाश्ता तैयार करते समय वह इसी समस्या पर विचार करती रही। अंत में उसने कुछ सोचा और फिर वह कमल के पास नाश्ते की ट्रे लेकर पहुंची तो वह कमल से बोली, एक बात कहनी थी आपसे। वह क्या? क्या आपको यह दूरी अच्छी लगती है? कौन सी? जो आपने मेरे और अपने बीच बना रखी है। इस दूरी का कारण तुम जानती हो? ठीक से तो नहीं जानती। मेरी समझ में तो सिर्फ 2 बातें आई हैं। पहली तो यह कि उस दिन मैं आपसे पूछे बगैर घूमने चली गई थी, और दूसरी यह कि आप मुझसे जो कुछ चाहते हैं मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जानती हो किसी भी पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है? कमल ने पूछा। दीपा बोली, मैं अपने कर्तव्य को भूली नहीं हूँ, किंतु पति का भी तो अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? उसकी व्यवस्थाओं एवं भावनाओं को समझना। जबकि इन दोनों बातों से यूँ लगता है आपको मेरी भावनाओं की कोई चिंता नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई तो आप रूठ कर बैठ गए। मैंने शारीरिक संबंध के लिए अनिच्छा प्रकट की, तब आपको बुरा लगा। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या शारीरिक संबंध ही जीवन है? क्या पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक संबंधों पर ही आधारित होता है? क्या दोनों के बीच इसके अतिरिक्त अन्य कोई रिश्ता नहीं होता? अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे की इच्छाओं को समझना और उससे समझौता करना आवश्यक होता है। कमल ने कहा, क्षमा करें, मेरी शारीरिक संबंध में कोई रुचि नहीं। कमल को उससे आघात सा लगा। उसने प्लेट सरकाई और खामोशी से नाश्ता करने लगा। दीपा खड़ी रही। कुछ क्षणोपरांत बोली, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। संध्या तक तो लौट आओगी? उससे पहले ही। ठीक है, आप यह ना पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाना है? यह पूछना आवश्यक नहीं, कमल ने शुष्क स्वर में कहा। दीपा फिर भी खड़ी रही। कमल फिर बोला, और कुछ कहना है? नहीं। बाहर जाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी? नहीं। आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। तुम इस घर की बहू हो
और इस घर में तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। वैसे भी सेफ की चाबी तो मेज की दराज में ही रहती है। दीपा ने कुछ ना कहा। और हाँ, कमल फिर बोला, शिवानी से पूछ लेना कि वह तो कहीं ना जाएगी। जी, दीपा ने कहा और दर्पण के सामने आ गई। जानती थी कमल ने यह सब बेमन से कहा था। उसके शब्दों में नाराजगी सी झलकी थी। दीपा के मन में आया कि रुक जाए, ना जाए कहीं, किंतु विवशता यह थी कि आज विजय के मुकदमे का पहला दिन था और वहाँ उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। विजय के मुकदमे का दिन। अदालत कक्ष दर्शकों से खचाखच भरा था। इन दर्शकों में दीपा भी थी और सोनपुर का चौधरी भी। दीपा अगली पंक्ति में बैठी विजय को एकटक दृष्टि से देख रही थी और विजय विटनेस बॉक्स में चेहरा झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर आज पहले से भी अधिक मैल की परतें थीं, शेव बढ़ी हुई थी और सिर से बाल झाड़ झंकाड़ की भांति नजर आते थे। उचित समय पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। सरकारी वकील मिस्टर हेगड़े ने उठकर एक नज़र विटनेस बॉक्स में खड़े विजय पर डाली, दर्शकों को देखा और उसके पश्चात जज महोदय को संबोधित करते हुए वह बोला, मिलॉर्ड, हमारे धर्मग्रंथों में माता पिता का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है और यही हमारे देश की संस्कृति भी है। इतिहास गवाह है कि इस देश में ऐसे अनेक पितृभक्त हुए हैं जिन्होंने पितृभक्ति के लिए न केवल अपने सुखों को तिलांजलि दे डाली बल्कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मिलॉर्ड, माता पिता क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए? इसलिए तो कहा जाता है माता पिता बच्चों को अपना खून पिला पिला कर बड़ा करते हैं। किंतु मिलॉर्ड, वही औलाद, वही बेटा जब स्वार्थ में अंधा होकर अपने पिता का खून कर डालता है तो क्या बीतती है उस पिता के हृदय पर? कितनी पीड़ा होती है हमारी संस्कृति को, और वो समाज कितने आंसू बहाता है जिसके बीच में यह सब होता है। सच पूछिए तो यह बात समस्त मानव जाति के लिए लज्जा की बात होती है। मिलॉर्ड, विटनेस बॉक्स में खड़े मुलजिम विजय ने यही कहा है। यूँ कानून की दृष्टि में तो खून सिर्फ खून ही होता है और कानून मुजरिम को मौत की सजा भी देता है। किंतु मिलॉर्ड, मुलजिम विजय ने सिर्फ खून ही नहीं किया, उसने खून के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का भी अपमान किया है। उसने खून के साथ साथ हमारी नई पीढ़ी को भी गुमराह करने की कोशिश की है और हमारी पुरानी मान्यताओं को भी बदला है। यह वो शख्स है मिलॉर्ड जिसने अपने ही पिता को गोलियों से छलनी करके उनके महानतम त्याग को ठोकर मारी है। मिलॉर्ड, ठाकुर कृपाल सिंह सोनपुर के जमींदार थे और उनकी एक ही औलाद थी। उन्होंने एक अच्छे पिता की भांति अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे कारोबार के लिए लाखों रुपए दिए, किंतु मुलजिम विजय उस रुपए को बिजनेस में ना लगाकर बुरी आदतों पर खर्च करता रहा। वह जब भी सोनपुर आता अपने पिता से हर बार रुपयों की मांग करता और इस बात को लेकर कभी कभी पिता पुत्र के बीच विवाद भी हो जाता था। मिलॉर्ड, 16 अगस्त की सुबह मुलजिम विजय जब रुद्रपुर से लौटा तो उस समय जमींदार भी वहीं थे। मुलजिम विजय ने उनसे 50,000 रुपये मांगे और जमींदार कृपाल सिंह ने यह कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त की कि वे फसल पकने से पूर्व इतनी रकम का प्रबंध ना कर सकेंगे। मुलजिम विजय इस जिद पर खड़ा रहा और रुपयों का प्रबंध उन्हें इसी समय करना पड़ेगा। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मुलजिम विजय ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पिता ठाकुर कृपाल सिंह का खून कर दिया। अतः मिलॉर्ड, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि यह मुलजिम विजय को खून के अपराधी बल्कि अपने ही पिता के खून का अपराधी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाए। थैंक यू मिलॉर्ड। इतना कहकर सरकारी वकील बैठ गया। अदालत में कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर उस सन्नाटे को जब जज महोदय की आवाज़ ने भंग किया, उन्होंने विजय से पूछा, मुलजिम विजय, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हुजूर, विजय ने चेहरा उठाकर एक बार दीवा को देखा और उसके उपरांत जज साहब को देखते हुए बोला, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि इस अदालत को अदालत ना होकर एक थिएटर होना चाहिए था। थिएटर जिसकी स्टेज पर लोगों के मनोरंजन के लिए तरह तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और तरह तरह के नाटक दिखाए जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हुजूर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वकील साहब ने मेरे संबंध में जो कुछ भी कहा वह महज एक कहानी है, ऐसी कहानी जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं। कारण यह है हुजूर, न तो मैंने आज तक कोई बुरा शौक पाला है और न कभी मेरा बिजनेस घाटे में रहा है। पापा ने मुझे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए दिए थे और ईश्वर गवाह है कि उसके पश्चात मैंने उनसे कभी एक पैसे की मांग भी नहीं की। मांग इसलिए नहीं की कि मेरा बिजनेस हमेशा चल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे एवं पापा के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मैं उनकी संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी था। अतः पापा के जीते जी
और उनके मरणोपरांत भी उनका सब कुछ मेरा ही था। अतः यह आरोप गलत है कि मेरा उनसे कभी विवाद हुआ था। मुलजिम विजय, क्या तुम अपने जुर्म को कबूल करते हो? नहीं हुजूर, विजय ने दृढ़ता से कहा। जो मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई भी अदालत सौगंधों पर विश्वास नहीं करती, किंतु मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अदालत को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पापा का खून मैंने नहीं किया है। मैंने यह भी स्वीकार करता हूं कि मैंने पुलिस को जो बयान दिया था वह झूठा था। यदि मैं ऐसा ना करता तो मुझे पुलिस द्वारा टॉर्चर होना पड़ता। किंतु हाँ, यह बिल्कुल सच है कि पापा का खून मेरी आंखों के सामने हुआ है, किंतु यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कातिल को ना देख सका। मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि वह पूरी उदारता से मेरे शब्दों पर ध्यान दे। थैंक यू हुजूर, थैंक यू, कहकर विजय ने अपनी बात समाप्त की। उसी समय अदालत की आज की कार्रवाई समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। कांस्टेबल विजय को लिए हुए जेल की गाड़ी की ओर बढ़े। दीपा ने विजय से मिलना चाहा, किंतु इससे पूर्व कि वह विजय से मिल पाती, न जाने किस ओर से आकर चौधरी ने उसका मार्ग रोक लिया। दीपा को रुकना पड़ा। चौधरी बोला, पहचाना दीपा रानी? नहीं, दीपा ने घृणा से कहा और चेहरा घुमा लिया। क्या बात करती है? गांव छोड़कर शहर में आ गई तो क्या इतनी बदल गई कि तू हमें भी नहीं पहचानती? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती। रास्ता छोड़िए। भारी बिल्ली, हमने दूध पिलाया और हमें ही आंखें दिखाने लगी। चल कोई बात नहीं, तू भले ही ना पहचानती हो मगर हम तुझे भली प्रकार पहचानते हैं। रही रास्ते की बात, तो तू अच्छी तरह जानती है कि हम सोनपुर के चौधरी हैं और एक बार जिसका रास्ता रोक लेते हैं उसे हमेशा के लिए रोके रखते हैं। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन तू हमारे आने से पहले ही उस मकान से चली आई और हमारे हाथों से बच गई, नहीं तो हम। दीपा ने यह सुनकर गुस्से से दांत पीस लिए और बोली, चौधरी साहब, ना तो मैं इस समय आपके गांव में हूं और ना ही आपसे मेरा कोई रिश्ता है, अतः अच्छा होगा कि आप मुझे सभ्यता से बात करें। करेंगे, वह भी करेंगे। चौधरी ने अपनी मूंछों पर हाथ फिराया और गर्व से बोला, फिलहाल तो हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। वह क्या? हम जानना चाहते हैं कि तेरा इस सपोलिये से क्या रिश्ता है। कौन सपोलिया? अरे जमींदार का बेटा विजय, और कौन। सुना है तू उसके मुकदमे की पैरवी भी कर रही है। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। दीपा की बच्ची, यह मामला तेरा नहीं बल्कि हमारा है। जानती है क्यों? क्योंकि विजय हमारे दुश्मन का बेटा है। हालांकि दुश्मन तो अब नहीं रहा, किंतु हम चाहते हैं कि यह हरामजादा भी इस दुनिया में न रहने पाए। फिर तो विजय ने मुझसे ठीक ही कहा था। क्या कहा था? कहा था कि पापा का खून चौधरी ने किया है। चौधरी ने इस पर ठहाका लगाया और कहा, साली, तू क्या सोचती है? तू क्या सोचती है कि विजय के ऐसा कहने से हमें फांसी हो जाएगी? ले, कह दिया हमने कि जमींदार का खून हमने किया है। हम उस वक्त उसी मकान में मौजूद थे और खिड़की के निकट खड़े पिता पुत्र के विवाद को सुन रहे थे। हमने अवसर का लाभ उठाया और जमींदार को गोली मार दी। आप कमीने हैं चौधरी साहब। हरामजादी, हमारा कमीनापन तो तू आगे चलकर देखेगी। फिलहाल तो एक सलाह मान, और वो यह है कि मुकदमे की पैरवी मत कर। सिर्फ तमाशा देख। यह देख कि कृपाल सिंह का वंश किस ढंग से मिटता है। नहीं, यह तो होकर रहेगा लड़की। दुनिया की कोई भी ताकत विजय को मौत के मुंह से बचा नहीं सकती। पुलिस के पास ऐसे कई सबूत मौजूद हैं कि विजय को फांसी के फंदे से झूलना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी सलाह मान और छोड़ दे उस हरामजादे का साथ, नहीं तो उसके साथ साथ तू भी किसी मुसीबत में फंस जाएगी। तू दीना की भतीजी है, इसलिए हम तुझे अपनी मानकर समझा रहे हैं। वैसे रहती कहाँ है तू आजकल? मैंने शादी कर ली है। किससे? यह जानना आपका काम नहीं। खैर, किसी दिन आना सोनपुर। किस लिए? अरे तुमसे पुराना रिश्ता है। मैं ऐसे रिश्तों को ठोकर मारती हूँ चौधरी दिलावर सिंह, दीपा ने घृणा से कहा। अच्छा होगा आप मुझसे भविष्य में मिलने की कोशिश ना करें। इतना कहकर दीपा मुड़ी और चलकर कपूर साहब के ऑफिस में आ गई। कपूर साहब उसे देखते ही बोले, विजय का बयान बहुत ही अच्छा रहा। हेगड़े तो उसका बयान सुनकर बगलें झांकने लगा था। अंकल, मैं ये कहने आई हूँ कि असली खूनी चौधरी दिलावर सिंह है। क्या मतलब? अभी कुछ क्षणों पूर्व उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं विजय के मुकदमे की पैरवी ना करूं। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि जमींदार का खून उसने किया है। अच्छा, चौधरी ने बताया कि जिस समय विजय एवं जमींदार साहब के बीच किसी बात पर विवाद चल रहा था, उस वक्त वह खिड़की के पीछे खड़ा था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और जमींदार साहब को गोली मार दी। कपूर को सोचकर बोले, चौधरी की जमींदार साहब से क्या दुश्मनी हो सकती है? आई मीन, इस हत्याकांड के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही रहा होगा। कारण है अंकल, दीपा बोली।
अरे वो यह चौधरी एवं जमींदार साहब के बीच पिछले कई वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही थी। गुड। अब एक बात बताइए, क्या आप चौधरी के विरुद्ध ऐसा कोई प्रमाण जुटा सकती हैं जिससे सिद्ध हो कि कृपाल सिंह का खून चौधरी ने ही किया है? नहीं अंकल। देखिए, हमें चौधरी के विरुद्ध एक भी ऐसा सबूत मिल जाता है तो फिर विजय के छूटने में कोई भी संदेह नहीं। मेरी सलाह है कि आपको इस संबंध में किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेनी चाहिए, किंतु इसमें खर्च बहुत अधिक हो सकता है। कितना? लगभग 20,000। लेकिन इतनी रकम? दीपा जी, यह खून का मुकदमा है और ऐसे केसों में तो पैसा खर्च होता ही है। जी मैं कोशिश करूंगी। रकम का प्रबंध हो जाए तो बता देना, मैं आपकी बात करा दूंगा। ठीक है अंकल, दीपा ने कहा और उठकर बाहर आ गई, किंतु उसका मन मस्तिष्क अब एक अन्य उलझन में फंस चुका था। संध्या अभी दूर थी। आकाश में बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। खिड़की के सामने बैठा कमल उन्हें ध्यान से देख रहा था। एकाएक शिवानी ने अंदर आकर उसे पानी का गिलास दिया और बोली, भैया, मुझे लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है। क्यों? मैं ही दीपा को ना समझ पाई। हम लोग तो अपने आप को ही नहीं समझ पाते, फिर दूसरों को किस प्रकार समझ सकते हैं? मैं दीपा की बात कर रही हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम दीपा को नहीं समझ पाई? हाँ। किंतु न समझने से हानि क्या हुई? क्या इससे भी बड़ी कोई हानि हो सकती है कि वह आपको धोखा दे रही है? अब देखिए ना, दीपा भाभी का अकेले घर से बाहर जाना और दिन भर इधर उधर घूमना लोग क्या सोचते होंगे? तुम क्या सोचती हो? कमल ने पूछा और 2 घूंट पानी पीकर गिलास शिवानी को थमा दिया। शिवानी बोली, अभी तक तो कुछ विशेष नहीं सोचती, किंतु हो सकता है भविष्य में मुझे यह सोचना पड़े कि दीपा और उषा में कोई अंतर नहीं। और भैया, यदि ऐसा हुआ तो इसमें सबसे बड़ा दोष मेरा होगा। मेरा? क्योंकि दीपा के सामने विवाह का प्रस्ताव मैंने ही रखा था। कमल ने कुछ न कहा। शिवानी सामने आकर बोली, भैया, क्या दीपा भाभी भी यह गतिविधियां देखकर आपका मन दुखी नहीं? क्या आप मन ही मन उनकी तुलना उषा से नहीं करते? करता हूँ शिवा। मैं यह भी देख रही हूँ कि पिछले 1 सप्ताह से आप दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। इतने ही समय से यह दूरी मिट जाएगी। किंतु कैसे? अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, और किसी भी पीड़ा को भूलने का सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि आदमी अपने आप से, अपने भाग्य से और परिस्थितियों से समझौता कर ले। तुम्हारे मन में दीपा के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, शिवानी बोली, यदि दीपा भाभी ने अपने आप को बदलने का प्रयास ना किया तो मैं उन्हें कभी क्षमा ना कर पाऊंगी। क्षमा ना करेगी क्या मतलब? मेरा मतलब है, बच्चों जैसी बात मत करो। दीपा से तुम्हारा अपनेपन का रिश्ता है, और जिन लोगों से अपनेपन का रिश्ता होता है उनके प्रत्येक अपराध को क्षमा किया जाता है। जाओ, चाय की तैयारी करो, दीपा भी आती होगी। भैया, आपने यह नहीं सोचा कि वह जाती कहाँ है? तुम भी विचित्र हो शिवा, साधारण सी बात को कितना बढ़ा रही हो। दीपा बच्ची तो है नहीं, उसे अपने भले बुरे का ज्ञान है। मन बहलाने के लिए कहीं चली जाती होगी। और यदि, शिवानी फिर बोली, उनके कदम किसी गलत राह पर चल पड़े तो? शिवा प्लीज़, कमल ने बेचैनी से कहा और व्हील चेयर की दिशा बदलकर बोला, तुम्हें यह सब नहीं कहना चाहिए। दीपा पर मुझे पूरा भरोसा है, वह कभी किसी गलत राह पर ना चलेगी, और यदि ऐसा हुआ भी तो मैं उसकी उन राहों से भी समझौता करूँगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में अन्य किसी को लाना नहीं चाहता। शिवानी उसे आश्चर्य से देखने लगी। एकाएक कमल को कुछ याद आया और वह बातों का विषय बदलकर बोला, और आज बुद्ध प्रकाश जी का फ़ोन आया था। उन्होंने विवाह के लिए अगले महीने की 20 तारीख निश्चित की है। बात यह है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप उनसे कह दें, अभी हमारा विवाह का कोई इरादा नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अभी विवाह ना करूँगी। पगली हो गई है क्या? विवाह की सभी बातें तय हो चुकी हैं और तुम कह रही हो कि, और फिर भी अब तो मुझे और घर को संभालने की समस्या नहीं रही। दीपा जो है, मुझे दीपा पर भरोसा नहीं, किंतु मुझे है। कमल बोला, कितना ख्याल रखती है वह मेरा। चाय, नाश्ता, खाना और ये सब बनावटी बातें हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। शिवानी ने यह सब एक ही सांस में कहा और तेज तेज पग उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई। कमल ने बेचैनी से ओंठ काट लिए। द्वार खुला था। दीपा ने ऑटो रिक्शा से उतरकर अंदर प्रवेश किया तो दूसरे ही क्षण उसके पांव कांप गए और हृदय अज्ञात की आशंका से धड़क उठा। न जाने कमल उसके विषय में क्या सोच बैठे। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और चलकर अपने कमरे में आ गई। उस समय शिवानी किचन में थी और कमल वहां ना था।
यह जानकर दीपा ने संतोष की सांस ली और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। तभी वह चौंकी। एकाएक किसी ने पीछे से आकर कहा, न छेड़ो इन घटाओं को, बरस जाएंगी तो क्या होगा। कहने का अंदाज शायराना था। दीपा फुर्ती से घूम गई। यह कमल था जो व्हील चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। दीपा उससे बोली, क्षमा करना, आने में कुछ देर हो गई। सोनपुर की 2-3 सहेलियां मिल गई थीं, शहर घूमने आई थीं। आप भी कमाल करती हैं मैडम, हम तो ऐसे मौसम में घटाओं की बात कर रहे हैं और आप अपनी सहेलियों की बात ले बैठी। नहीं, मैं तो यह कह रही थी कि अब छोड़िए भी मैडम, आइए थोड़ी देर के लिए लॉन में बैठते हैं। देखिए ना हवाओं में कितनी ताजगी है और आकाश में बादलों के टुकड़े किस प्रकार गले मिल रहे हैं। दीपा चौंक पड़ी। सोचने लगी कमल को एकाएक क्या हुआ। पिछले 1 सप्ताह से तो वह इतना नाराज था कि बोलता भी ना था, किंतु आज उसके व्यवहार एवं वाणी में इतनी मधुरता। उसे यों विचारमग्न देखकर कमल फिर बोला, लगता है देवी जी को हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया। नहीं तो आओ ना। कहाँ? लॉन में अथवा कहीं भी खुले आकाश के नीचे। ठीक है। इतना कहकर दीपा ने ब्रश रख दिया और पीछे से व्हील चेयर को थाम लिया। इसके उपरांत वह कमल को लेकर लॉन में आ गई। कमल ने झूठ न कहा था। मौसम अच्छा था, ताजगी भरी हवाएं चल रही थीं और छोटे से लॉन में उगे फूल के पौधे यूं झूम रहे थे मानो नृत्य कर रहे हों। तो मित्रों, इस प्रकार स्पर्श का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी को इस चैनल के बारे में बताएं। और हमारे चैनल पर वीडियोस में जाकर और भी अच्छे नॉवेल्स हैं गुलशन नंदा, रानू, राजवंश के, उनको सुनें और आनंद उठाएं। धन्यवाद।